अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 110 स्टार्ट करते हैं जी। आज हम पढ़ेंगे जी कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। बहुत ही सादा सा सिंपल सा टॉपिक है। इसकी डिस्कशन तो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं थोड़ा सा, भाई मार्कर्स नहीं है, मार्कर्स तब तक मैं यहीं पर ही चलें फिर बना दें। अच्छा बच्चों, एजाज आप किसी को बाहर निकल के कह दें कोई ले आएगा। जी बेटा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का लेजर जैसे आपने आज तक देखा कभी परपेचुअल सिस्टम में बनता था, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री लेजर है। फिर एक वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट आपने बनाना सीखा प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर, इसको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। अब इसके बाद चीज़ें फिनिश होकर फिनिश गुड्स के अंदर चली जाती हैं तो एक फिनिश गुड इन्वेंट्री भी होता है। वो 2 हों 3 हों, बस एक से समझा रहा हूँ ज़रा फ़िलहाल, ठीक है जी। रॉ मटेरियल की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी होगी, रॉ मटेरियल की कोई परचेजेज हो जाती हैं, रॉ मटेरियल इशू होता है, और कुछ क्लोजिंग में भी पड़ा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब रॉ मटेरियल जो इशू होता था इसकी अपनी इन्वेंट्री भी होती है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग याद है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब आना शुरू हुआ था। प्रोसेस अकाउंट है, हमारा प्रोसेस चल रहा है, एक पीरियड एंड हुआ है, अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग प्रोसेस बन जाता है। खैर, इशू डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर याद आ रहा है, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ करता था, ये हमने सीखा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद एक अकाउंट बनता है वेजेस का अकाउंट, वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट, जिसमें वेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, जो भी कर लें, ठीक है। जो एक्सपेंस की आप आज तक बचपन से एंट्री करते हैं, सैलरी वेजेस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करते थे ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश, ये उस तरह से, ठीक है ना। तो वेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं, मतलब लेट्स से मैं कह देता हूँ पेएबल, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट, ये तो हो जाती हैं वेजेस रिकॉर्ड। अब इसके बाद इन वेजेस ने चार्ज होना होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस को चार्ज हुआ था, डायरेक्ट लेबर भी प्रोसेस को चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो चार्ज किया जाता है, हम FOH को वो कन्वर्जन कॉस्ट कह के हम इसको चार्ज किया करते थे, तो ये इस तरह से आ गया आपके पास वर्क इन प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट लेबर आ गई, ठीक है जी। भाई मार्कर ला दो, उसकी ज़रूरत थी ज़रा, ठीक है। चलें अब इधर ही करते हैं, तो देर होगी उसको। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आया करती थी प्रोसेस के अकाउंट के अंदर? नहीं, तीसरी चीज़ आया करती थी FOH, तीसरी चीज़ आया करती थी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से वाले लेते थे हम? एब्जॉर्ब्ड वाले। कौन से? अच्छा, कुछ कुछ याद हो FOH की एंट्रीज, FOH की पहली एंट्री, अब मुझे FOH एब्जॉर्ब की एंट्री याद कराओ। FOH एब्जॉर्ब, अप्लाइड, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH क्रेडिट। यानी FOH जो आते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर वो कौन से वाले आया करते हैं?
अप्लाइड वाले या एब्जॉर्ब वाले, ऐसा ही है। तो इनकी एंट्री ये बन गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एब्जॉर्ब की एंट्री। एक्चुअल एफओएच की एंट्री क्या होती थी? एक्चुअल एफओएच की एंट्री थी कहाँ? कैश वाली एंट्री बोलो, कैश क्रेडिट और, हाँ तो सीधा बोलो ना, एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो डेबिट करते थे इसको, बहुत सारी चीज़ों से डेबिट होता था। जैसे रॉ मटेरियल जो है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में जाता है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? एफओएच के अंदर नहीं जाता। ऐसे ऐसे ही डायरेक्ट लेबर तो चली गई वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाती थी? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ही आ रही होती थी, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। जी बेटा, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ। उसके बाद ऑल अदर एक्सपेंसेस कर देते हैं। कौन से जी? ऑल अदर एक्सपेंसेस, जिसमें मतलब आपकी डेप्रिसिएशन है, आपका रेंट है फैक्ट्री का, ये सारे खर्चे इनकी एंट्री हुआ करती है। एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट, एफओएच डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, एफओएच डेबिट रेलेवेंट अकाउंट क्रेडिट। ये हम क्या कर रहे होते हैं? एफओएच, एक्चुअल एफओएच की एंट्री कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से एफओएच को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, और इन दोनों के डिफरेंस से आया करता था अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? नहीं आ रहा याद? अल्लाह दी मर्जी फिर बेटा। जी 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 जी, ये साइड डेबिट साइड एक्चुअल की है, और क्रेडिट साइड पर एब्जॉर्ब का जो है रेट लगाकर हम निकाल के उसको वर्क इन प्रोसेस में डाला करते थे, और इन दोनों का डिफरेंस तो अंडर ओवर आया करता था, ठीक है जी। तो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा वो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, और जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो एफओएच में चला जाएगा, ऐसा ही है। जो आपका डायरेक्ट लेबर है वो एफओएच में चला जाएगा, और जो इनडायरेक्ट एफओएच है वो इनडायरेक्ट लेबर है वो एफओएच में चला जाएगा। ब्लैक नज़र आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने इस तरह से लिख दिया, ओके, सही है बेटा। थोड़ा सा अगर लिखा जाता ना, इसको जगह बना लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट में से मटेरियल की इन्वेंट्री आई, जो डायरेक्ट होता है वो वर्क इन प्रोसेस में चला जाता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो एफओएच के अंदर आ जाता है। ऐसे ही जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो चली जाती हैं वर्क इन प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होती हैं वो एफओएच के अंदर चली जाती है। ये तो आगे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर एफओएच के अंदर। फिर बाकी एफओएच वाले सारे खर्चे भी जितने भी होते थे, बिजली का बिल, वो एक्सपेंस डेबिट करके इधर आते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इधर कर दें, ठीक है। एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट। फिर रेंट आ गया, एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट। मशीनरी की डेप्शन आ गई, एफओएच डेबिट एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे यहाँ पर एक्चुअल एफओएच इस तरफ आया करते थे, ये एक्चुअल एफओएच होते थे, और ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच। और वर्क इन प्रोसेस के अंदर कौन से एफओएच जाया करते हैं जी? एब्जॉर्ब वाले। ये यहाँ से निकले और ये इधर चलेगी, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ से जाहिर है आपको पता ओपनिंग भी होता था, क्लोजिंग वगैरह भी होता था, इसका अपना क्लोजिंग बैलेंस भी होता था, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें फिनिश होकर जो निकलती थी वो कहाँ जाया करती हैं? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहलाती है, ठीक है ना। ये फिनिश गुड इन्वेंट्री के अंदर एक्चुअल आउटपुट जो हमारी निकला करती थी, याद, ये यहाँ से निकल कर फिनिश गुड इन्वेंट्री के अंदर चली जाती हैं। गुड्स यहाँ से निकली। अब फिनिश गुड की भी कोई ओपनिंग इन्वेंट्री हो सकती है, पड़ी हो लेकिन
ये जो इस प्रोसेस से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कंप्लीट होकर आई हैं इस पीरियड में, ये भी इसी अकाउंट के अंदर आ गई, वर्क इन प्रोसेस। ये सारी एंट्रीज ही हैं बेसिकली। अब इनमें से जो चीज़ें बिक जाती हैं उनकी एंट्री क्या हुआ करती है? फिनिश गुड्स जब बिकती है तो वो कैश या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हो गया ना, दूसरी एंट्री पर परपेचुअल वाली, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, ये असल में क्या होती है जी? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है। ठीक है जी, और ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है जी। बेटा फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट होगी इस तरह की वो सेलिंग एक्सपेंस है, और जो रॉ मटेरियल की इस तरह की कॉस्ट है वो इधर ऐड हो जाती है। फिनिश गुड्स यहाँ पे आ गई, अब इनको बेचना है, तो इनको बेचने के लिए कोई कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड तो क्या हुआ करता था? सेलिंग एक्सपेंस होता था, एडमिन नहीं, सेलिंग एक्सपेंस होता था। ठीक है अच्छा जी, अब ये फ्लो है थोड़ा सा जिसमें अब आप एंट्रीज को ज़रा गौर फरमाएं तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। ठीक है, और जब वो इशू होगी तो डायरेक्ट मटेरियल है तो उसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट होगी तो उसकी एंट्री होगी एफओएच डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर एफओएच जो बाकी अप्लाई हो रहे हैं इनडायरेक्ट, अच्छा वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, ये हमने एक्सपेंस इकट्ठा कर लिया कि वेजेस थी कितनी। अब उनमें से हमने तोड़ा, जो डायरेक्ट वेजेस हैं उनकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट, और जो इनडायरेक्ट होंगी उनकी एंट्री होगी एफओएच डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये तो हो गया रॉ मटेरियल और वेजेस, डायरेक्ट इधर इनडायरेक्ट इधर, एंट्री नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद वेजेस दोनों बातें ध्यान में रखनी। पहले मटेरियल खरीदा, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, क्रेडिटर होता था ना, क्रेडिट भी होती है ना। ठीक है, ऐसे ही वेजेस, मतलब वेजेस को अभी रिकॉर्ड किया, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे एक्रूअल की एंट्री डालते थे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये वो एंट्री है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल होगा या कैश होगा वो अलग बात है। ठीक है, एक्सपेंस इतना बन गया, इतनी वेजेस बन गई, अब ये इन्वेंट्री आ गई, ये वेजेस पड़ी। डायरेक्ट इन्वेंट्री जो डायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हुआ उसकी एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और इनडायरेक्ट की एंट्री एफओएच डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। वेजेस आई, वेजेस की एंट्री डायरेक्ट की वर्क इन प्रोसेस डेबिट वेजेस अकाउंट वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, ये जो अकाउंट बनाओ वेजेस अकाउंट कह देना। ठीक है, और इनडायरेक्ट की एंट्री एफओएच डेबिट वेजेस का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मटेरियल हो गया, लेबर होगी। अब बारी आती है ओवरहेड की। इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर पहले आए पड़े हैं, अब उसके अलावा के जितने खर्चे होते थे, मशीनरी की डेप्रिसिएशन एफओएच डेबिट, जो आप डेप्शन एक्सपेंस कहा करते थे, जो मशीन की डेप्शन एक्सपेंस, जो फैक्ट्री ये हेड ऑफिस की बिल्डिंग है वो एडमिन में जाता है डेप्शन एक्सपेंस, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो कहाँ जाता है? फैक्ट्री का खर्चा है ना, वो यहाँ पे आ रहा है, वो एंट्री हो रही है असल में। एफओएच डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, एफओएच डेबिट बिजली के बिल से और कैश क्रेडिट, एफओएच डेबिट रेंट दिया फैक्ट्री का, रेंट क्रेडिट। तो ये बाकी सारे खर्चे आ गए, ये क्या है? एक्चुअल खर्चे। ये क्या है? एक्चुअल खर्चे। लेकिन हम एक्चुअल खर्चों को प्रोसेस में नहीं डालते थे, हम कौन से खर्चों को डाला करते थे? एफओएच एब्जॉर्ब को डाला करते थे। एफओएच एब्जॉर्ब के रेट, एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से करके हम एंट्री किया करते थे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। इन दोनों के डिफरेंस से अंडर या ओवर निकल आता होता है। वो मैंने आपको वैसे ही सिखाया हुआ कि अंडर ओवर जब भी आपने निकालना है ये वाला लेजर बनाना है। एक्चुअल गिवन होते हैं, एब्जॉर्ब दोनों में से कोई एक गिवन होता है, एक आप लिख देते हैं, और डिफरेंस जिस तरफ आ जाए कॉस्ट ऑफ सेल में भी जा सकता है वो, और वो जो है वो P&L के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये सारी कहानी समझ आ गई, ये सारी कहानी समझ आ गई, ये भी समझ आ गया। अब अगली बात, चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिनिश गुड्स, तो वो जो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे आता था प्रोसेस में, ये फिनिश गुड्स ही होती थी ना। अगर ये आखिरी प्रोसेस है, मैंने कहा ये आखिरी प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस होता तो ये उसके अंदर चलिए, तीसरा होता तो उसके अंदर, लेकिन नहीं, मैंने कह रहा हूँ ये एक ही प्रोसेस था हमारा, और इसके बाद एक्चुअल आउटपुट क्या है? फिनिश गुड। तो वो कहाँ चला जाएगा? फिनिश गुड के स्टोर में। तो ये प्रोसेस क्रेडिट और फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, तो ये एंट्री बन गई। ये एंट्री होती है कंप्लीटेड फिनिश गुड्स की। ठीक है, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट प्रोसेस क्रेडिट। यहाँ से कोई चीज़ ऐसी जो रह गई हो एंट्री होने से, मैंने सारी एंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ पे आ गए, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस से ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये वही है जो आप बचपन में बनाते थे, ओपनिंग
प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज हुई थी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई। ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल निकाला करते थे, ये वही है। खैर चलें हम तो एंट्रीज करेंगे। वर्क इन प्रोसेस से आ गई ये फिनिश गुड्स। अब जो बिकी हैं उसकी एंट्री होगी, दो एंट्रीज पर परपेचुअल सिस्टम की दो एंट्रीज। पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, सही है। तो इससे मैं अब एंट्रीज बनाऊंगा, इसकी पिक्चर अब ले लें। ये मैंने वहाँ पे बनाना था उस बोर्ड के ऊपर, लेकिन मार्कर्स नहीं थे मेरे पास। हाँ बोलो बोलो। बेटा सारे ही होंगे, हम तो सारे ही लिया करते हैं। फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग है तो अलग अलग ले लेते हैं, इकट्ठा है तो इकट्ठा ले लेंगे। हमें ओवरहेड तो सारे चाहिए ना प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट में सारे ओवरहेड्स आते हैं। हाँ तो वो एफओएच, और वो एफओएच के चैप्टर याद करो, उसके अंदर हम एफओएच एब्जॉर्प्शन के अंदर सारे के लेते थे, ये वही वाला जा रहा है। ठीक है, ये देखो ना, मटेरियल लेबर एफओएच टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी। अब जी बेटा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता ही परपेचुअल है, समझें, खामोश हो तो ठीक है। अच्छा अब असल कहानी जो है, बेस यही है, सिंपल। ज़रा एक बार दोबारा बता दो मुझे पता हो। अगर आपको ये एंट्रीज आती है ना, तो जो मैं आप सिखाने लगा हूँ वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें बस सिर्फ ये बताना है कि कभी कभी हेड ऑफिस फैक्ट्री एक ही जगह होते हैं, तो यही वाली एंट्रीज जो आपने आज तक सीखी हैं, मटीरियल की, एफओएच की, लेबर की भी आज सिखा देता हूँ, वो एंट्रीज होंगी एक ही जगह इकट्ठी। लेकिन अगर हेड ऑफिस अलग जगह है, फैक्ट्री अलग जगह है, तो ये एक सिस्टम्स है, उनका नाम लिखता हूँ अभी। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हेड ऑफिस में कुछ किताबें पड़ी होती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, कुछ अकाउंट्स वहाँ पे बना रहे होते हैं, कुछ ज़्यादातर अकाउंट्स हेड ऑफिस में पड़े होते हैं। तो फैक्ट्री और हेड ऑफिस के अकाउंट्स जो हैं वो दो जगह पे बन रहे होते हैं, उनके लिए फिर थोड़ी सी अकाउंटिंग सिखानी है। पर बुनियादी बात ये है कि ये एंट्रीज आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मटीरियल की मटीरियल की कितनी एंट्रीज़ हैं। मैं लॉस की एंट्री भी लिख दूंगा जब सारी लिख लूँगा, लेकिन ये मेन एंट्रीज तो करें। लॉस मतलब वो जो एनआरवी लॉस आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया, इस तरह की एंट्री हो, वो आपको वैसे पढ़ी हुई है आपने इन्वेंट्री के चैप्टर में। लेकिन चलें छोड़ें इस बात को। फिलहाल मटेरियल की मेन इन्वेंट्रीज क्या है? मटेरियल खरीदने की एंट्री, मटेरियल को इशू करने की एंट्री। अच्छा, खरीदने की एंट्री आती है तो रिटर्न की एंट्री उसी के उलट है। इशू की एंट्री आती है तो इशू रिटर्न की एंट्री उसके उलट है। इशू रिटर्न क्या होता है? जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ वापस इन्वेंट्री के स्टोर में, रॉ मटेरियल के स्टोर में भेज दें। तो सबसे पहले मटेरियल की दो मेन एंट्रीज, खरीदने की एंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, इशू करने की एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, इनकी रिटर्न इसी के उलट। वेजेस की एंट्री, अच्छा ये आपने नहीं पढ़ी हुई, वरना एफओएच वाली एंट्रीज पढ़ी हैं। चलो पहले एफओएच वाली एंट्रीज जो पढ़ी हुई हैं जी। एफओएच, एक्चुअल एफओएच की एंट्री, एफओएच का अकाउंट डेबिट कैश या पेएबल या अक्यूमुलेशन जो भी है, दूसरी चीज वो क्रेडिट। और एब्जॉर्ब की एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नई एंट्रीज क्या आई? वेजेस की, लेबर की एंट्रीज, ये भी वैसी ही हैं। पहले वेजेस को आपने रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश पेएबल, कोई एडवांस लिया हुआ था एम्प्लॉयज तो एडवांस, वो क्रेडिट। ठीक है, और जब इसको चार्ज करना है तो चार्ज करने की एंट्री डायरेक्ट की वर्क इन प्रोसेस डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट, और इनडायरेक्ट की एफओएच डेबिट। ठीक है, फिर चीज़ें यहाँ से भी निकल कर सारी इधर चली गई, ये वाली चीज़ें भी इधर से, मतलब रॉ मटेरियल या तो इधर आया है या यहाँ से होकर भी इधर आ गया, लेबर या इधर गई है या यहाँ से भी होकर इधर ही आ गई है ना। इसका मतलब अब ये अकाउंट रह गया। अब इस अकाउंट में से चीज़ें कंप्लीट होकर इधर निकल गई, सारी कॉस्ट मिलाकर। ये फिनिश गुड्स की एंट्री, फिनिश गुड डेबिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट पर वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। उसके बाद फिर यहाँ से चीज़ों ने बिकना है, तो बिकने की एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ सेल की एंट्री साथ होती है, लेकिन कॉस्ट फ्लो की एंट्रीज के अंदर तो वो नहीं आती, लेकिन जब जाहिर है सेल की फिगर देगा तो हम सेल की एंट्री भी कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ आती है? चलो, अब बेसिकली होता क्या है, दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक कहलाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक दफ़ा ज़रा देख लीजिएगा कि तरतीब क्या होनी है एंट्रीज की। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम जो के अंदर जो है वो सिंगल सेट ऑफ बुक्स, जिसको आप जर्नल कह लें, सिंगल सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। बस सुकून, जो एंट्रीज अभी बोली हैं वही एंट्रीज आपकी हो रही।
यानी हेड ऑफिस, मतलब ऑफिस, हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही जगह होता है, फैक्ट्रियों के साथ ही उनका सारा दफ्तर भी वहीं पे होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आप देखेंगे, तो हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही जगह पे हैं, मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही सेट ऑफ बुक्स बन रहा है अगर हेड ऑफिस के ऊपर, फैक्ट्री वाला भी और हेड ऑफिस वाला भी, तो इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं, बहुत सादा सिंपल। दूसरा होता है जी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसको इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं। आखिरी दिन में, एक दिन में होने वाला काम, आसान काम, इजी लेने वालों, ये भी लास्ट अटैम्प्ट में इसमें से फिर सवाल आया और बच्चों के होश इसी ने उड़ा दिए थे, क्योंकि ऐसे ही आखिरी दिन या जब कभी भी होता है, एक दिन का टॉपिक है, जब हो जाता है तो बच्चे कहते हैं चलो जी बस ठीक है, ये तो एवं ही था, वो एवं ही आ जाता है फिर, ठीक है। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं। मेरे ख्याल में अभी देख लेते हैं, आपके होमवर्क में सवाल है, रिवीजन क्लास में फिर रिवाइज करूँ, डिस्कस करूँगा, आज होमवर्क में सवाल वही है। जी इसमें क्या होता है जी, इसके अंदर दो सेपरेट जर्नल्स, ये जर्नल नहीं लिखा हो, समझ आ रहा है, ये नल्ला जर्नल, जर्नल, ठीक है जी। इंटरलॉकिंग सिस्टम या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है जी, दो सेट ऑफ बुक्स बनते हैं, सेट ऑफ अकाउंट्स यानी कि जर्नल्स बनते हैं, ठीक है जी। हेड ऑफिस पे कुछ जर्नल्स बन रहे होते हैं और कुछ सेट ऑफ बुक्स यानी कुछ जर्नल्स जो हैं वो फैक्ट्री पे बन रहे होते हैं, तो टू सेपरेट जर्नल्स या सेट ऑफ बुक्स, अच्छा पहले इसको ब्रैकेट में लिया था, टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मैं क्या इधर उधर, यानी जर्नल्स आर प्रिपेयर्ड आर मेंटेन्ड एक होता है जी हेड ऑफिस का जर्नल और दूसरा होता है फैक्ट्री का जर्नल। अच्छा अब सादा सी बात है बहुत आसान ये, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 4 अकाउंट्स होते हैं, आप बताएं कौन से हो सकते हैं, एक मिनट आप बताएं इनमें से कौन से हो सकते हैं, इनमें कौन से हो सकते हैं जी, इसको साइड पे कर दो ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस, एफओएच, फिनिश गुड्स, ये 4 अकाउंट फैक्ट्री में बनेंगे। इसके अलावा बाकी सारे जान के अकाउंट कहाँ बनेंगे, तो फैक्ट्री जर्नल के अंदर, यानी फैक्ट्री के अंदर 4 अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं। नंबर 1 वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बेसिकली वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का अकाउंट होता था ना जी, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें आ तो रही है, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और जी और कौन सा है, तरतीब वो रख लें फिर, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, फिर एफओएच भी रखना है पहले, एफओएच की का अकाउंट, फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिर यहाँ से फिनिश गुड। वेजेस इधर बनेगी, ऑल वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट वहाँ पे बन रहा है, उसमें से वेजेस चार्ज होकर इन्हीं 2 में ही तो जाती हैं, इसलिए ये तस्वीर बनाई है, वेजेस का अकाउंट बना, यहाँ से वेजेस जब चार्ज हुई तो चार्ज होकर चली गई ना यहाँ पे, वहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। 100 रुपये का एक्सपेंस था, 100 रुपये के एक्सपेंस में से 20 रुपये का सेलिंग एडमिन, वो सेलिंग एडमिन में सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, ये बेसिकली क्या है, ये एक बॉक्स है, एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसके अंदर सारी वेजेस आ गई, ये 100 रुपये लेट से है, हम कहते हैं जी 20 रुपये सेलिंग एडमिन है तो उसकी एंट्री होगी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट। 70 रुपये ज़्यादा हो जाए, 60 रुपये वो भी ज़्यादा ही, 50 रुपये डायरेक्ट है, मैं 100 से बचना ही कुछ नहीं, 50 रुपये डायरेक्ट वेजेस हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस एक्सपेंस डेबिट वर्क इन प्रोसेस
कितने रह गए? 20 और 50, 70 रह गए। 70 हो गए, 30 रह गए। 30 की एंट्री क्या है? हमने कहा जी ये इनडायरेक्ट लेबर है, उसकी एंट्री होगी एफ। ये तो खाली हो गए, ये तो कैसे ऐसे उंडेल देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहा था? ये हेड ऑफिस में होता है। फैक्ट्री में बता दिया ना ये 4 हैं, तो बस 4 ही हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल अदर अकाउंट्स। हेड ऑफिस के अंदर क्या होगा जी? ऑल अदर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। ये 4 उधर नहीं होंगे, अभी बताता हूँ। अभी ये जो सस्पेंस है ना, ये ख़त्म होने लगा है, बस 1 मिनट दे दें मुझे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेबल्स, कैश, बैंक, अब इसी में आ जाएगा ना। रेवेन्यू, सेल, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन। बेटा ये वेजेस अकाउंट ही समझ लो उसी को, मैंने आसान अल्फाज रखे होते हैं। कंट्रोल अकाउंट लिखना है तो लिख लेंगे, अपनी मर्जी होती है, नाम ही रखना है ना जी। सेलिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस, बस इसी में ही समझ लो, आ गया ना वो भी। और टैक्सेस वगैरह का वगैरह वगैरह, अब काफ़ी हो गए। यानी कि बस 4 उधर रख लिए ना, उसके अलावा डेप्रीसिएशन, अकोमोडेशन जो है, ये सारे अकाउंट्स कहाँ बन रहे हैं? हेड ऑफिस के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपर एंट्रीज करते हैं। ठीक है ना, मैं अभी फ़िलहाल क्या दे रहा हूँ आपको? मिसाल। हेड ऑफिस की बुक्स हैं इस सिस्टम के अंदर। मैंने बड़े ध्यान से देखना है भाई, इसको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से देखना है प्लीज़। हेड ऑफिस बुक्स प्रॉपरली लिखता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ऐसे ही रफ सा लिख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स होंगी, ऐसे ही है ना? यही हमने डिसाइड किया ना, बोलो। जबकि इस दूसरे के अंदर 2 तरह के बुक्स मेंटेन हो रही होंगी। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड, क्योंकि अब यही चलना है आगे, जिसको इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके अंदर 2 हेड ऑफिस के अंदर भी कुछ बुक्स हैं, कुछ हेड ऑफिस के अंदर लेजर पड़े हुए हैं, और कुछ हमने रखे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, अब बहुत सादा है ये बात, एक बार समझ लो, फिर प्रॉपर एंट्रीज में करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने मटेरियल ख़रीदा, तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट हो गया 100 रुपये से। अब बड़े ध्यान से देखना है, ये तो मैं लिखना ही भूल गया, नहीं सॉरी, लिखने की जगह रखना भूल गया। लिखना तो अब बताऊंगा तो लिखना है ना। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, जो किताब भाई हेड ऑफिस में बनेगी वो फिर फैक्ट्री में नहीं बनेगी, जो फैक्ट्री में बनेगी वो हेड ऑफिस में नहीं बनेगी। ठीक है ना, इंटीग्रेट करना है ना फिर हमने इनको। अब मुझे बताओ, इस एंट्री में से, बड़े ध्यान से देखना है, अब सब लिखना शिखना छोड़ दें 1 मिनट के लिए। मुझे ये बताएं, इस जर्नल एंट्री में फैक्ट्री के अंदर कौन सा लेजर बन रहा है? मटीरियल। तो ये मैंने एंट्री की, मटीरियल इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट 100 रुपये से। ठीक हो गया, कैश आ गया इधर, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट फैक्ट्री में हुआ, और कैश क्रेडिट हो गया या पेएबल क्रेडिट हो गया हेड ऑफिस के अंदर। अब क्या करें, यही तो बात है, अब क्या करें, क्या करें? सस्पेंस, जिसको आप कह रहे हैं ना, उसको सस्पेंस ना कहें, बस उसका नाम बदल दें। फैक्ट्री वाले
इस एंट्री को जो हेड ऑफिस में हुई उसके लिए एक लेजर बनाएंगे, एक नाम रखेंगे अकाउंट का, उसका नाम होगा फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर। क्या कहेंगे? जनरल लेजर। और हेड ऑफिस वाले इस दूसरे इम्पैक्ट को जो कि फैक्ट्री के अंदर हुआ पड़ा है उसके हिसाब को रखने के लिए फैक्ट्री लेजर का अकाउंट का नाम दे देगा। ठीक है ना? यानी कि हेड ऑफिस वाले अपनी किताबों में कौन सा लेजर बना लेंगे? फैक्ट्री लेजर। इसको फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, फैक्ट्री लेजर अकाउंट भी कह सकते हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे FL। ठीक है ना? और हेड ऑफिस वाले क्या करेंगे? फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? वो हेड ऑफिस वालों का हिसाब रखने के लिए क्या बना लेंगे? जनरल लेजर। क्या बना लेंगे जी? अब ये बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि असल बात क्या है, आपको ये एंट्री आती। और अगर वो कह दे कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है या इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो आपने क्या करना है? ऐसे ही आधी एंट्री करनी है, ये तरतीब रखनी है आपने। अब ये आधी एंट्री हो गई ना। अब हेड ऑफिस की किताबों में क्या पड़ा होगा? फैक्ट्री लेजर। हेड ऑफिस की किताबों में क्या पड़ा होगा जी? फैक्ट्री लेजर। मैं इसको FL लिखूंगा, लेकिन पहली बार लिख रहा हूँ, ये पिक्चर लेके फिर बस साइड पे कर देना इसको। ठीक है? फैक्ट्री लेजर का अकाउंट, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कुछ लिखते हैं। और फैक्ट्री किताबों के अंदर क्या पड़ा होगा जी? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। लो जी, एंट्री पूरी हो गई। इस तरह से चलेगा। सिर्फ इसकी पिक्चर ले लें। एक और मटेरियल इशू हुआ, एक और फिर असल में ना मैं प्रॉपर तरतीब से करवाना चाह रहा हूँ एंट्री। मटेरियल की सारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है? एक और मटेरियल इशू कर दिया आपने। एंट्री मिसाल के तौर पे वर्क इन प्रोसेस कोई 2 जॉब्स होंगी। जॉब 1 वर्क इन प्रोसेस, जॉब 1 डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। लेट्स से 55 रुपये का मटेरियल इशू हो गया। हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस कहाँ पे है? और मटेरियल नहीं बेटा, ये भी फैक्ट्री में। इसका मतलब कोई एंट्री ऐसी भी होगी जो बिल्कुल इधर नहीं आएगी, ऐसी कोई एंट्री इधर होगी जो इधर भी नहीं आएगी। सादा बात। ठीक है? तो सिर्फ इसकी पिक्चर लें भाई, अभी नहीं, अभी नोट करने के लिए फिर है ना, तरतीब से एंट्री चलेंगी। मतलब थोड़ा सा समझाना मकसूद था आपको कि फैक्ट्री वाले अपनी किताबों में जनरल लेजर और हेड ऑफिस वाले अपनी किताबों में फैक्ट्री लेजर ओपन कर लेंगे। आपने क्या करना है? एंट्रीज आपकी उधर पड़ी हैं, वो एंट्री में पहले करवाऊंगा, वो एंट्री आपको आती हैं। उस एंट्री को अगर वो इस सिस्टम में ले आए तो आपने आधी एंट्री करनी है, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक देनी है? फैक्ट्री की किताबों के अंदर जनरल लेजर में, और हेड ऑफिस की किताबों के अंदर फैक्ट्री लेजर। सादा ही है, ऐसे ही है, ये है ही ऐसा। अब मसला तो यही है, इतना सादा इतना आसान काम है कि बच्चे कहते हैं अच्छा ये चलो जी। जी बेटा, जी जी। क्या मतलब कन्वर्ट? हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक सवाल इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है। अगर ये सवाल होगा तो फिर यही वाली करेंगे। सवाल जो करना है ना आज वो यही वाला है, जो आई कैप में आया वो भी यही वाला है। ठीक है? मुझे ज़रा दिखा दें भाई। बस यही करते हैं सिंपल, जब तक कहे ना वो। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं काम। सबसे पहले हेडिंग दें मटेरियल। यहाँ पे ना आप यूँ कर लें, टेबल कुछ इस तरह से बन जाए आपका कि आपने ज़रा लंबा सा टेबल बना लेना है, ट्रांजैक्शन लिखते जाना है, और फिर बेटा साइलेंट नहीं रहेगा अगर उसने कुछ करवाना हुआ तो, और साइलेंट होगा तो यही करेंगे जो करते आए हैं। ठीक है? इंटीग्रेटेड। साइलेंट क्यों होगा? जब उसने आपसे ये काम करना है तो निशानी देगा। अभी सवाल दिखाता हूँ ना बेटा, सवालों पे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह बात सारी समझ आ जाएगी, पर सवालों तक जाने से पहले ज़रा तैयारी तो करनी है ना, एंट्री सीख तो लेना, फिर ही सवालों में जा सकते हैं। ठीक है? यानी CMA का सबसे आसान टॉपिक असल में ये था जो सबसे एंड के लिए रखा गया था। लर्निंग कर्व से भी बहुत आसान है। लर्निंग कर्व आसान था माशाल्लाह। जी बेटा, क्या कह रहा है? रंगपुर वाला भाई क्या कह रहा है? चलो जी, ट्रांजैक्शन लिख दें इधर। अब ये आपका टेबल है फाइनल मेरी तरफ से, तो निका निका करके बना लें, निका निका करके, ताकि
एक सफ़े के ऊपर सारी चीज़ें हों, ज़रा नज़र इजीली रहेगी सामने। ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखते जाएंगे। ओ माय गॉड, जी बच्चों, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो लिखें आप, दिमाग में ही चाहे लिख लें पर पहले लिखें। मटेरियल परचेज किया, जो इनवॉइस रेट होता है उसके ऊपर करते हैं, जो बाज़ार से ख़रीदा। दिमाग में एंट्री कर लो, तब तक मैं ये लिख लूँ। जी मटेरियल डेबिट क्रेडिट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली एंट्री आ गई जी, मटेरियल परचेज की, और ये हमने इनवॉइस रेट के ऊपर रिकॉर्ड करना होता है। अब दो मटेरियल रख लेते हैं, कोई नाम ए बी कर लें। तो मटेरियल ए इन्वेंट्री, मटेरियल बी इन्वेंट्री, और कैश भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। पेबल कर लें, क्रेडिटर कर लें, जो मर्जी कर लें, क्रेडिटर ही कर लें, आपको बस तकलीफ हो जाएगी जी। फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे कोई मुश्किल एंट्री आएगी फिगर लिख लूँगा मैं। जी बच्चों, मैंने एंट्री कर दी है मटेरियल परचेज की। कोई मसला है इसमें तो बताएं, क्या आपको ये एंट्री नहीं आती? बस मैंने ये दो मटेरियल ख़रीद रही हैं ताकि ज़रा सवाल की तरतीब भी बननी शुरू हो ना, आगे जो सवाल आ रहे हैं। अब आप लोग, ये तो मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम की एंट्रीज कर दी, एक एंट्री थी। अब आपकी कंपनी जो है वो नॉन इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ कर रही है, तो अब आप इस एंट्री को कन्वर्ट करें, जल्दी करें, साथ साथ करें ताकि ये तैयार हो। बस जाके सवाल करें अब जाके जी। जी मटेरियल ए की इन्वेंट्री, मटेरियल बी की इन्वेंट्री, आसान तरीका आ गया ना। और यहाँ पर कैश या क्रेडिटर, पहले ये लिख लिया करो। लो जी, ये एंट्री हो गई। अब इसको मुकम्मल करना है, तो हेड ऑफिस की किताबों के अंदर जनरल लेजर, सॉरी फैक्ट्री लेजर, और फैक्ट्री किताबों में जनरल लेजर। जी एक बार टोटल फिगर्स लिख के बताऊं। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये और 150 रुपये का ख़रीदा, ये कितना बन गया टोटल? 350। यहाँ पे क्या आया? 100। यहाँ पे क्या आया? 150। 250 बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया जी? ये। और यहाँ पे क्रेडिटर्स के अंदर क्या आ गया? 250। ठीक है जी। अब एंट्री जब आप करोगे तो दोनों तरफ क्या आना है? बैलेंसिंग फिगर डालनी है ना। सिंपल बैलेंसिंग फिगर डाल दो, तो इधर क्या आएगा? 250, इधर भी क्या आएगा? 250। ठीक है, इजी काम है कि मुश्किल है? इजी काम है ना, इसीलिए तो बच्चे करके नहीं गए थे इस दफ़ा। आपने छोड़ के कुछ नहीं जाना, बहुत ख़तरनाक बात है। वो चीज़ तो आई होनी है, पता है आपको, छोड़ के जाओगे जो। जी बेटा, अच्छा मटेरियल इशू हो, इशू बाद में करते हैं। मटेरियल ख़राब रिटर्न भी तो हो सकता है, तो उसकी एंट्री लिख लो, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, ये भी किस पर होगी एंट्री? इनवॉइस रेट पर ही होगी। ठीक है जी, तो उलट हो जाएगी बस एंट्री। कैश या क्रेडिटर्स डेबिट, कोई ख़राब मटेरियल ए भी वापस हो गया, कुछ ख़राब मटेरियल बी था वो भी वापस हुआ है। अब इसकी एंट्री करोगे तो तरतीब ये रखो, देखो तरतीब देखो, तरतीब ये रखा करो। हेड ऑफिस में क्या बनेगा? कैश क्रेडिटर, पहले ये लिख लिया करो, बहुत आसान हो जाएगा, गलती के चांसेस भी कम। और इधर क्या बनेगा जी? मटेरियल ए इन्वेंट्री, मटेरियल बी इन्वेंट्री। अब एंट्री बैलेंस नहीं, दोनों तरफ, एक तरफ डेबिट हुआ बड़ा, दूसरी तरफ क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख दोगे फैक्ट्री लेजर अकाउंट, और यहाँ पर लिख दोगे जनरल लेजर अकाउंट। ये इतना ही आसान है बच्चों, अब क्या कर सकते हैं। चलें जी, ये आपको आता है, ये आपको सिखा दिया।
ये दो ही सिस्टम है। एक और सिस्टम होता है फुली इंटीग्रेटेड, फुली इंटरलॉकिंग, पता नहीं कौन सा था पहले, होता था कि अपने अपनी किताब से निकाल दिया, सिलेबस से भी निकाल दिया, इसलिए कभी कहीं किसी सवाल में नज़र आ भी जाए, किसी किताब में नज़र आ भी जाए तो रिलैक्स रहना, हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, मटेरियल इशू करना है जी। अच्छा, आप तो मटेरियल इशू की एंट्री भी आप लिखें और अगली दोनों भी आप लिखें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। मटेरियल इशू की एंट्री आपको सिखाई, बल्कि यूं कर लें, दोनों मटेरियल्स को इशू करवाएं। अच्छा इधर देख लो, चलो पहली बार है, ज़रा इधर भी देख लो। मतलब आपको एंट्री आती है, लेकिन एक 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 क्या आती है, मैं जॉब्स भी दो कर रहा हूँ ताकि जॉब कॉस्टिंग भी तो इसी में, जॉब कॉस्टिंग के अंदर ही नॉर्मली आता है, ठीक है ना, उस तरतीब में भी सीख लो ज़रा। तो मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, जिसको आप मटेरियल यूज्ड कहते होते थे, याद है? जो मटेरियल यूज़ हो रहा है अब उसकी एंट्री होने लगी है जी। मटेरियल जॉब 1 पे भी लगा है, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2, जॉब 1 और जॉब 2, इसमें मटेरियल ए भी लगा है, ठीक है जी, और मटेरियल बी भी लगा है। मटेरियल बी जरूरी नहीं दोनों पे, चलो दोनों पे लगा दो, ये भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2 के ऊपर, चलो एक ही पे, ये भी हो सकता है। चलो अभी पहला टाइम है, ऐसे ऐसे चल रहा जी। मटेरियल वर्क इन प्रोसेस दोनों एक जैसे, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2, जरूरी नहीं है कि दोनों मटेरियल दोनों जॉब्स पे लगे। मैं करना चाह रहा था लेकिन फिर मैंने कहा चलो ज़रा अभी स्टार्ट चल रहा है, अभी ना छेड़ो, ठीक है जी। मतलब ज़बानी तो समझा दिया ना। ये भी तो हो सकता था सिर्फ मटेरियल ए दोनों पे लगा होता, मटेरियल भी शायद सिर्फ 1 पे या 2 पे लगता, तो जो कहा होगा वो कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा जो सवाल आया है ना अभी, जो हमने करना है, वो सवाल के अंदर हमें 3 जॉब्स नज़र आएंगी, 2 मटेरियल हैं, या पता नहीं 3 मटेरियल हैं और 3 जॉब्स हैं, तो वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये चीज़ आ भी जाएगी, बाहर ज़बानी बता दिया आपको, ये मैंने एंट्रीज कर दी हैं जी, एक तो मैं एंट्रीज कर करके दे जा रहा हूँ। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में अब आप कन्वर्ट करें इसको, और सुभान अल्लाह, और सेम लिख दूँ अब, ज़रा टाइम बच जाएगा, है प्रैक्टिस भी तो करनी है, ठीक है। लेकिन पर्चे में नहीं करना सेम, मतलब पर्चे में अगर वो ये सिस्टम मांगेगा तो यहाँ ये नहीं लिख देना सेम, दिमाग में वो एंट्री होगी आपके, वो तो आपने पर्चे पे नहीं करनी, सेम नहीं लिखना है, ठीक है जी। जॉब बेटा बेसिकली एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस, मैंने जब प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू की थी ना, उस दिन किस लेक्चर में शुरू की थी वैसे, ज़रा दिल कर रहा है मैं ज़रा वो दिखाऊं ज़रा। 81 पे, बड़ी पुरानी बात है जी, बड़ा अरसा हो गया जी आपको पढ़ते हुए हैं, 80s की बात है ये, थोड़ी सी बात की थी। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, एक जैसी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, स्टैंडर्डाइज सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, हर एक मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस डिपार्टमेंट निकालते हैं और प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। फिर मैंने उस दिन ये थोड़ी सी बात की थी कि जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्डर जब रिसीव होता है स्पेसिफिक उस ऑर्डर के लिए अकाउंटिंग का, उस ऑर्डर का जो ऑर्डर रिसीव हुआ है सिर्फ उसको बना के देगी। तो इसमें कस्टमर का ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो किसी एक ने ऑर्डर 1 जो आया उसको हम नाम देते हैं जॉब 1, ऑर्डर 2 आया हमने उसको दे दिया जॉब 2, ऐसे ही हमारे बढ़ते जाएंगे आगे 3 4 5 10 20 50 100 200 200 हमारा जॉब नंबर चल रहा होगा। कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाए ना, को ऑर्डर दें तो इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ आ सकता है जॉब नंबर 1378, मतलब उनके पास जो आपका ऑर्डर आया उसका नंबर लग गया ना, आपका जॉब नंबर, ऑर्डर नंबर, ठीक है ना। अब वो उस जॉब के ऊपर सिर्फ वो ऑर्डर रिसीव हुआ है, हमें जी फलां चीज़ बना के दें, अब वो फलां चीज़ बन रही है, अब उसको एक नंबर एलोकेटेड है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 उस हिसाब से, ठीक है ना। तो कस्टमर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस होती हैं इसीलिए, और प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो ईच ऑर्डर की हम कैलकुलेट करते हैं, ये वही काम चल रहा है। यानी कि बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वर्क इन प्रोसेस जो बनाएंगे वो जॉब 1 का अलग बनाएंगे, जॉब 2 का अलग, इस तरह से होगा, ठीक है ना। प्रोसेस अकाउंट जो होता था ना वो तो स्टैंडर्डाइज चल रही हर वक्त प्रोसेसिंग चल रही है और ढेर चीज़ें बने जा रही हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर ऑर्डर मुख्तलिफ है, तो हर ऑर्डर का प्रोसेस अकाउंट है अपना, ये चक्कर चल रहा है। थोड़ी बात समझ आई, ये बात समझ आई। पार्ट 2 शुरू करना चाह रहे हैं? अभी नहीं,
5 मिनट तक शुरू कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ ये ख़त्म कर दूँ। जी ये समझ आई? तो वर्क इन प्रोसेस ही है, लेकिन अब वो वर्क इन प्रोसेस नहीं है जो हमारा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 होता था। अब हर जॉब का अपना प्रोसेस है, ठीक है? तो बस काम वही चल रहा है। बस यहाँ पे क्या हो गया, हमें ऑर्डर रिसीव हुआ तो हमने वो काम शुरू कर दिया। अब ये प्रोसेस अकाउंट उस ऑर्डर का, स्पेसिफिक ऑर्डर का, ये साइम का ऑर्डर था, अभी अब्दुल्ला का ऑर्डर आ गया, फिर अगला उसका ऑर्डर आ गया अपना नज़ीर का, तो मैं नज़ीर कह रहा हूँ उमर, ठीक है? अब जो ऑर्डर आता जा रहा है हर एक का प्रोसेस अकाउंट हम अलग से ओपन करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हर एक के अंदर उसके हिसाब से, तो वो सवाल में डाटा देगा, सवाल देखेंगे तो पता लग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? फिर भी अलग अलग करेंगे, फिर भी अलग अलग करेंगे। यही है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। क्या है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग? यही है असल में, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे ही निकल जाते हैं। ये मतलब कॉस्ट लो समझाया जाता है, एंट्री समझाई जाती हैं, और फिर सवाल जो जॉब ऑर्डर के अंदर इसके जो नज़र आ रहे होते हैं तो वहाँ से, ठीक है, हर जॉब को अलग रखना है हमने, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला ताकि ये बात भी हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये सेम लिखना है यहाँ पर लिख लेना है, वैसे पर्चे में नहीं लिखना, ठीक है ना? ये समझ आ रही है? एक मिनट, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कम से कम। नहीं, बेसिकली सेम एंट्री थी तो मैंने कहा करें ना, माफ़ी दे दी थी, ठीक है? चलें आगे। अच्छा, मटेरियल इशू होता है तो मटेरियल रिटर्न भी तो हो सकता है। मटेरियल वो इशू रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, वो परचेज रिटर्न करवाया था। जो प्रोसेस में जो जॉब ख़त्म हो गई, मटेरियल बच गया है, वो वापस स्टोर में भेज देंगे, फिर अगली किसी जॉब में यूज़ करेंगे। कोई मसला है मसला कोई? एंट्री आप खुद बना रहे हो, आज लेवल चेक करो अपना, है ही कुछ नहीं इसमें, तो बनाओ, शाबाश। मैं तब तक लिखता हूँ मटेरियल रिटर्न टू रॉ मटेरियल स्टोर लिख देता हूँ, मटेरियल रिटर्न टू रॉ मटेरियल स्टोर, यानी अनयूज मटेरियल जो रिटर्न हो गया रॉ मटेरियल के अंदर। दोनों ही करा लो, थोड़े थोड़े, जल्दी करो, इकट्ठी एंट्री हो सकती हैं। और जानी मैं बताता हूँ तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें अगर मैंने साइन को जानी कह दिया तो? क्या तुम जल क्यों गए हो? जी बेटा, रिटर्न कराओ, कोई एक रिटर्न करा दो। मटेरियल ए वापस आया है और जॉब 1 से वापस आया है, ठीक है? वो ये सवाल बताएगा ना, अब मैंने बता दिया, ठीक है? अब बताओ जी, मटेरियल ए की इन्वेंट्री डेबिट हो गई, ठीक है जी? ये आपने फिगर्स ही नहीं लिखी हुई, ठहरो मैं फिगर्स लिख दूँ। फिगर्स चेक किए जी? आपने सारा कुछ किया हुआ है, तुसी निकम्मे हो सर, असी सारा कुछ किया है जी। मटीरियल ए इन्वेंट्री डेबिट, और इधर देखो भाई, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 क्रेडिट। ये आज तक प्रोसेस अकाउंट में हमने नहीं किया था, उसकी वजह यही थी कि प्रोसेस कॉन्टीन्यूस चल रहा होता था। जो मटेरियल है वो अभी नहीं तो फिर चल के इस्तेमाल हो जाना है नॉर्मली वहाँ से हम वापस नहीं लाते थे। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग चल रही है ना, तो इसके अंदर जब ऑर्डर पूरा हो गया तो फिर वहाँ पे मटेरियल कैसे छोड़ सकते हैं? ज़ाया कर दें वापस वापस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर भेजो, वहाँ से फिर दोबारा यूज़ करो, ठीक है? ये जॉब 1 पर मटेरियल ए भी लगा है, जॉब 1 पर मटेरियल बी भी लगा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। असल में तो समझने के लिए तो ये एक ही है कि मटेरियल भी एक ही था, जॉब भी एक ही है, लेकिन अब असल में सवालों के अंदर तो मल्टीपल मटेरियल मल्टीपल जॉब्स आ जाएंगी ना, तो उसको थोड़ा तरतीब में लेकर चल रहे हैं, ठीक है? चलो भाई खेती करो, एंट्री करो, एंट्री करो, जल्दी करो। किधर? इधर कोई नहीं? ओ माय गॉड, ओनली इधर? ओ माय गॉड, सेम। अच्छा, रॉ मटेरियल डैमेज भी तो हो जाता है। ये 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा हैं, वैसे मैंने देखी नहीं सवाल के अंदर ना, रिसेंट वाले में थी गालिबन ये। बहरहाल रिसेंट वाला तो आप देखोगे, मैंने ऐसी बस तेज़ी में सुबह देखा है, भाई को क्या कन्वर्ट करके दे दो, सोल्यूशन भी कन्वर्ट हो गया था।
आई कैप वाले सोल्यूशन दे दो ना इनको, देखेंगे खुद ही खपेंगे, फिर रिवीजन क्लास में मैं देख लूँगा। अच्छा जी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई जी बेटा जी। रॉ मटेरियल स्टोर बोला भी था, स्टोर जी ना ना ना, वो यूज गलत लिखा हुआ था ना, मैंने बोला स्टोर था, उन्होंने सही पकड़ा जी। मटेरियल इन्वेंट्री डैमेज हो गई या स्टोलन या लॉस्ट, कुछ भी, यानी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या हुआ करती थी जी, कुछ याद है क्या होती थी? हाँ अच्छा, अब कौन सा मटेरियल ख़राब कराना है? बी करा लें ख़राब, मटेरियल बी की इन्वेंट्री क्रेडिट, ये तो होना है ना क्रेडिट। और बोलो अब जो मटेरियल डैमेज हो रहा है, अब ये FOH के अंदर फेंकेंगे, ठीक है, वो P&L में जाता था एबनॉर्मल लॉस। अब ये रॉ मटेरियल की वेस्टेज है ना, तो इसको FOH के अंदर डालें, ठीक है। जॉब की कॉस्टिंग जी, FOH अकाउंट को डेबिट कर दें, और ये अकाउंट्स दोनों के दोनों मेरे ख्याल में इधर ही बन रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने नहीं देखी एंट्रीज ऐसे, लेकिन एहतियात के दर्जे में ये एंट्रीज भी करके रख लें अपने पास। पैड वेले तक केड़ा पता लगता है, जिਵੇਂ पिछले बच्चे ने क्या होना है, कोई नहीं आता आ गया फिर। अच्छा, एक और भी होती है नॉर्मल लॉस या NRV लॉस। चलो FOH अकाउंट डेबिट दोनों ही करा लो, NRV दोनों की जो है वो कम हो गई, तो मटेरियल A इन्वेंट्री, मटेरियल B इन्वेंट्री, ये जो आखिरी दोनों एंट्रीज करवाई हैं नहीं आती, तो इसलिए छोड़ देना है ताकि आ जाएं आपके सवाल में। जी जी बोले। भाई ये तो एबनॉर्मल लॉस है ना, वैसे इसको तो FOH में नहीं आना चाहिए था, ये P&L है। अच्छा बात सुने, आप क्यों हैं ये बाद में देखते हैं, फिलहाल इसको लिखो यहाँ पे, छोड़ो जी, अभी फिलहाल मुझे पूरी करने दो। NRV लॉस की एंट्रीज जी, छोड़ दें इसको फिलहाल, कीप इट सिंपल जी। FOH इसको फिर बाद में क्लोज करते हुए चेंज कर लेंगे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी इंशाल्लाह, मैं गोली करा के आज निकल जाऊँगा जी। मटेरियल B इन्वेंट्री, ओहो A पहले, फिर मटेरियल B इन्वेंट्री जी। मैंने 2-3 दिन लेने हैं अब इस क्लास के बाद, उसके बाद फिर मैं रिवीजन करूँगा, 2 दिन बुलाऊँगा 6-6, 7-7 घंटे के लिए। कोशिश यही है, रिवीजन में कुछ सारे सवाल तो नहीं करने होते, इक्का दुक्का सवाल कुछ टॉपिक्स के कर लेंगे, कुछ फिर एग्ज़ाम टिप्स, कुछ रिवीजन के क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉबेबली संडे को एक क्लास करूँगा, फिर मंडे थोड़ी तैयारी करूँगा, शायद ट्यूसडे भी हो जाए, फिर वेंसडे को क्या है 8 है, वेंसडे को तो नहीं 7 है ना, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे जब, तो फिर मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर दूँगा उसकी, ये कोशिश करूँगा 7 को कर लूँ, ठीक है। 4 से बंद हो रहे हैं, कोई नहीं, मैं आता रहूँगा, आपको भेजता रहूँगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें बस जी। बेटा ये किसकी एंट्रीज हो गई जी, ये सारी की सारी मटेरियल की एंट्रीज थी, कौन सी जी, मटेरियल की, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जी लेबर की एंट्रीज आती हैं जी जी, इन्वेंट्री का राइट डाउन कहलाता है। वैसे तो FOH की हैं, तरतीब ये रखना आप, पार्ट 2 शुरू कर लें यार।